हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 की चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। इसका क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज भी हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहां मैंने दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन 2 पार्ट मैंने बना रखे हैं, तो वो पार्ट आप देख सकते हैं। सारे चीज एनसीईआरटी की उसमें बेहतरीन ढंग से कवर है। तो आज के चैप्टर की वेटेज की अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, चाहे नीट की बात करें या एम्स की या जिपमर की। तो काफी अच्छा वेटेज रहा है। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट व्यू से हम देखेंगे इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर किए जाने हैं वो टॉपिक आपके सामने यहाँ लिख रखे हैं। पहला टॉपिक ब्लड के बारे में होगा, जिसमें ब्लड ग्रुप की भी जिक्र करेंगे, कोगुलेशन की जिक्र करेंगे। इसके बाद लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में जिसमें ब्लड वेसल्स का भी जिक्र होगा, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कैसे न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है कार्डियक एक्टिविटी, और लास्ट में पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। जो 6 के 6 पार्ट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें खास चीज आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में मैंने 2 चीजों का अंडरलाइन हाइलाइटर का यूज किया है अंडरलाइन करने में। एक तो रेड हाइलाइटर है, जिसका वो काम है जो पहले क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। और जैसा कि आप येलो देख सकते हैं, येलो कलर, जिससे मैंने उसको अंडरलाइन किया है जो एग्जामों में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है या एनसीईआरटी की वो इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, बिल्कुल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पहले तो हम जानेंगे बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है। हमारे बॉडी में आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और कोई भी इसेंशियल सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस है, बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है तो कुछ ऐसे फ्लूइड की जरूरत पड़ी हमारे में। तो वो फ्लूइड ब्लड होता है, वो फ्लूइड लिम्फ होता है। जैसे कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है, तो उसमें जैसे स्पंजेस है, सिलेंट्रेट्स हैं, तो इनमें अगर कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई चीज की एक्सचेंजिंग करनी है तो वाटर ही कर देता है। लेकिन हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ब्लड की मौजूदगी बेहतरीन है, क्योंकि कोई भी चीजों का एक्सचेंजिंग अगर होना हो, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना हो तो ब्लड के थ्रू ही ये हो पाता है। वैसा ही लिम्फ है, आपने फैट का एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, तो उसमें काम आता है लिम्फ का। लिम्फ के और भी कई सारे अच्छे काम हैं, वो हम देखेंगे अगले इसमें जब लिम्फ की बात करेंगे। तो पहली चीज ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड के बारे में कुछ खास बातें पहले मैं आपको बताऊं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फाइबर फ्री फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये आपको याद रखना है, फ्लूइड मैट्रिक्स तो है ही लेकिन इसमें फाइबर मौजूद नहीं होते। तो ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से। तो चलें पहले प्लाज्मा के बारे में देख लें। बिल्कुल, तो प्लाज्मा प्लाज्मा कैसा कलर का है, स्ट्रॉ कलर का होता है। विस्कस, गाढ़ा होता है ये फ्लूइड इसका। अगर पूरे ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा 55% ऑक्युपाई करता है, जिसमें कि प्लाज्मा के 55% में जो प्लाज्मा है ओवरऑल, तो उसमें 90 से 92% वाटर मौजूद होता है। प्रोटीन्स उसमें मौजूद हैं, प्रोटीन्स का लगभग अप्रोक्सीमेशन जो है 6 से 8% होता है। इसमें 3 तरह के मेजर प्रोटीन शामिल होते हैं, एक तो फाइब्रिनोजेन, अनदर इज ग्लोबुलिन और नेक्स्ट एल्बुमिन। 2018 नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, तो क्लॉटिंग और कोगुलेशन करने में ब्लड का। ग्लोबुलिन का काम क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म में इनका काम होता है। डिफेंस मैकेनिज्म मींस जनरली इन्वॉल्व होते हैं एंटीबॉडी सिक्रीशन में। इसके बाद एल्बुमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस करना, बीसीओपी आपको मालूम होगा। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ये क्वेश्चन आए थे मैच द फॉलोइंग में, आपको याद होना चाहिए। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। इसके अलावे ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और फैक्टर्स जो कि कोगुलेशन में मदद करते हैं वो प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में। आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज नॉट इन एक्टिव फॉर्म, दैट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में। सेरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, तो सीरम में क्या होगा, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होते। कहते हैं ना प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तो सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, नीट 2016 का क्वेश्चन है। इसी तरह हम क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हैं साथ साथ। तो हमने प्लाज्मा के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सॉलिड पार्ट होते हैं, और जो प्लाज्मा हमने देखा वो लिक्विड पार्ट था। तो ये पूरे ब्लड का लगभग 45% पार्ट को ऑक्युपाई करने के काम आता है। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। तो पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी
मोस्ट अबंडेंट होता है ये हमारे सेल्स में, बिल्कुल मौजूद है सबसे ज्यादा। अगर इसकी नंबर की बात करें तो 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक ये मौजूद होता है किसी हेल्दी एडल्ट में। इसके आगे हम बात करें जो ब्लड का फॉर्मेशन, जो आरबीसी है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? तो जनरली आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में हुआ करता है। अगर कोई बच्चा है एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो लीवर या स्प्लीन में हो सकता है फॉर्मेशन, लेकिन रेड बोन मैरो जो स्टर्नम का हो, रिब्स का हो या वर्टेब्रा का हो, एडल्ट में उसमें ही होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते, ज्यादातर मैमल्स में, और बाइकनकेव शेप का होता है। इससे आपसे रिलेटेड 2017 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपसे जिक्र करूंगा उस क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड, मौजूद नहीं है न्यूक्लियस, तो आप बताइए इनमें से कौन से एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हैं जो इस फीचर को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं? तो इनके अंदर तो न्यूक्लियस मौजूद है नहीं, तो काम क्या होगा? तो इंटरनल स्पेस जो यहां पर मिल रहा है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल है, जनरली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज, ये जो ऑप्शन था ये सही गया था। तो बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए ही वो काम होता है। हमने शेप भी देख लिया, बाइकॉन्केव सर्कुलर होती है जनरली। रेड कलर्ड इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हेमोग्लोबिन हम जानते ही हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, होना चाहिए 100 ग्राम ब्लड में। सिग्निफिकेंट रोल है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट में। और एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखें तो 120 दिनों का होता है, और इसके बाद डिस्ट्रॉय कर जाते हैं स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ये लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ये हमने आरबीसी के बारे में जिक्र की। इसके बाद आती है ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उन्हें डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन इनका नंबर बेहद कम है, 6000 से 8000 का ही नंबर होता है। देखिए नंबर में सबसे ज्यादा तो आरबीसी है, आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स के बाद डब्ल्यूबीसी है। सबसे ज्यादा आरबीसी का नंबर, फिर प्लेटलेट्स का, सबसे कम डब्ल्यूबीसी का। अगर इसी में हम साइज की बात करें कि साइज किसका बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी का साइज, इसके बाद प्लेटलेट्स का, और सबसे छोटे होते हैं आरबीसी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम लाइफ होता है इनका, लगभग 4 से 8 घंटे ब्लड में और 4 से 5 दिन तक टिश्यू में इनका लाइफ होता है। दो मेन कैटेगरी हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, यही के काफी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो इनके दो टाइप हैं, आप देख सकते हैं। ल्यूकोसाइट जो कि डिफेंस में काम आता है, तो एक तो हो गया ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये पहला देखें हम ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो उनमें 3 चीजें आएंगी, नायाब आप याद रख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इशोनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हुए। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये एग्रेनुलोसाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं न्यूट्रोफाइल्स का। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। अबंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है ना, 60 से 65% है टोटल डब्ल्यूबीसी का। और बेसोफिल सबसे कम होते हैं, बेसोफिल का नंबर 0.5 से 1% तक होता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं फैगोसाइटिक नेचर के ये जनरली होते हैं, तो फैगोसाइटोसिस में इनका हेल्प होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। और बेसोफिल्स हैं तो उनमें से सिक्रीशन होगा हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का, हेपेरिन का, जो कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इशोनोफिल्स के बारे में, जो कि इन्फेक्शन से रेसिस्ट करता है, 2 से 3% इसका होता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से एम्स 2013 में क्वेश्चन पूछी गई है, और भी सालों में यहाँ से एम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगर आपका डायग्राम क्लियर नहीं है तो वो एम्स का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। तो डायग्राम आप देख लेंगे एक बार, सारे चीज का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। इसके आगे लिम्फोसाइट्स की हम बात करेंगे, 20 से 25% बिल्कुल होता है, जिसमें बी और टी फॉर्म मौजूद होते हैं। जनरली इम्यून रिस्पॉन्स में ये बिल्कुल काम आते हैं। यहां से आपसे पूछा जाता है, ये जो टी आप देख रहे हैं, तो टी का मतलब क्या है टी लिम्फोसाइट में? टी फॉर थाइमस, एएफएमटी 2009 में पूछा गया। इसके बाद प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। बिल्कुल, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। ये बोन मैरो के कुछ स्पेशल सेल होते हैं। नंबर तो हमने देखा ही था, बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा नंबर है, 1.5 से लगभग 3.5 लाख तक नंबर इनका प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस को जो हम देखेंगे कोगुलेशन में। तो इनका अगर रिडक्शन हो, अगर इनका बिल्कुल नंबर कम होता जा रहा हो, तो जनरली बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। सेम लाइन है ना, तो आंसर क्या गया था? थ्रोम्बोसाइट्स। मींस थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। तो मैंने दिखाया ना आपको, एक एक चीज, एक एक लाइन क्वेश्चन पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं यार।
आगे हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ब्लड ग्रुप की हम जिक्र करेंगे इसमें। तो देखिए, ब्लड ग्रुप में दो चीजों का पहले हमें ख्याल रखना होगा, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है और दूसरी आरएच ग्रुपिंग। पहले बात करते हैं एबीओ, जो सबसे कॉमन होता है, लैंडस्टीनर ने दिया था। इसमें दो चीजों का पहले जिक्र करेंगे, एक तो एंटीजेन का और एक एंटीबॉडी का। हमें पता नहीं होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का डिफरेंस, पहले हम वो जानेंगे। एंटीजन कहां है मौजूद? आरबीसी में मौजूद है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एम्स 2016 में। सिंपल सा क्वेश्चन, कहां है एंटीजन? आरबीसी पे। और एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा में मौजूद है। तो एंटीजन क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में काम कर रही हैं। तो इसके बाद चलिए देखते हैं क्लम्पिंग क्या होता है। तो आरबीसी जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको क्लम्पिंग बोला जाता है। तो इसमें जैसा कि आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, कौन किसको ब्लड ग्रुप देगा, कौन किसको ब्लड देगा, तो ये चीजें। तो ब्लड ग्रुप ओ पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें एंटीजन होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। एबी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज होती हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो किनको कौन ब्लड ग्रुप देगा? तो इसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और एबी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये तो हमको पता ही होगा, इसमें हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आरएच ग्रुपिंग के बारे में। ये खास है हमारा आरएच ग्रुपिंग जो होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आरएच ग्रुपिंग से तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं नीट और एम्स में, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा बनती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी। ये जो आरएच है, आरएच का मतलब होता है रेसस मंकी, मींस जो रेसस मंकी में पहले ये डिस्कवर किया गया था, तो ये बातें की जाती हैं। जनरली जो 80% ह्यूमंस हैं तो उनमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी पे जो आरएच एंटीजन मौजूद है वो पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग ह्यूमंस में वो चीजें निगेटिव होती हैं। हम दो केसेस में लेते हैं कि एक मदर है, मदर का जो प्रेग्नेंट मदर है वो आरएच निगेटिव है और फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है। प्रेगनेंसी का पहला केस हम देख रहे हैं, अगर एक्सपोज उसमें नहीं हो पाता है, ब्लड बिल्कुल सेपरेट होते हैं दोनों के, मदर की और फीटस की, तो ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, तो इनमें कोई चांसेस नहीं बनते हैं कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो, उसमें फिर ये फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो, तो उसमें ये चीजें नहीं बनती। अब होगा किसमें? फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड ट्रांसफ्यूजन जो है, जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी आएगा, इसमें ये चीजें पॉसिबल नहीं है, फीटल आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, क्योंकि आरएच निगेटिव जो है जो मदर का, वो लीक करने लगेगा फीटस में। इससे एनीमिया और जॉन्डिस जैसे खतरनाक डिजीजेस हो सकते हैं और होते भी हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब बात आती है कि ऐसा चीज तो हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है बिल्कुल, अगर आरएच एंटीबॉडी अगर देते हैं मदर को, जैसे ही पहले बच्चे का डिलीवरी हुआ, जिसको रोगम बोला जाता है, जो डिस्ट्रक्शन कर देता है आरएच एंटीबॉडी का, तो ये देना चाहिए। तो इसमें ये चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस को। देखिए, फीटलिस है तो फीटलिस तो बच्चा से रिलेटेड है, फीटस, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस तो आप जान ही रहे हैं ब्लड से रिलेटेड है। तो ये बातें हम कर चुके हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में। इसके बाद हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये काफी खास है, कोगुलेशन कैसे होता है ब्लड का, इसकी बात करेंगे हम। जैसे हमारा फिंगर कट हो गया या हमने चोट हमें लग गया है, तो उसमें ब्लीडिंग होती रहती है लंबे समय तक। तो जो ब्लीडिंग का टाइम है वो सब जगह वेरी करता है। जैसे किसी का अगर ब्लीडिंग का टाइम है वो 1 से 3 मिनट जनरली होता है, और क्लॉटिंग का जो टाइम है वो 2 से 8 मिनट का होता है। इसमें हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना चाहिए, कैस्केड प्रोसेस, मींस एंजाइम कैस्केड थ्योरी थी। इसमें क्या होता है कि लिंक्ड जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस इसमें लिंक्ड होते हैं, उसमें सीरीज होता है बहुत सारे रिएक्शंस का, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में मौजूद होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि कहीं हमें चोट लगती है, ठीक, चोट लगती है अगर कहीं हमें, तो पहले क्या होता है, इंजर्ड टिश्यू जो है उसमें से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही रिलीज होता है, वहां से ब्लड प्लेटलेट्स टूटने लगते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उनमें से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां से रिलीज हो रहा है, उसमें कैल्शियम प्रोटीन का एक्शन होगा, तो प्रोथ्रोम्बिनेज, यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन को और कैटालाइज को। तो इसमें क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, और थ्रोम्बिन जो है कैटालाइज करेगा फाइब्रिन को। अब फाइब्रिन कैटालाइज हो चुका है, तो जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन था, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। तो ये चीज आपको याद रखना है, फाइब्रिन और प्लस ब्लड सेल्स तो बना दिया है क्लॉट। तो जब क्लॉट हो चुका है अच्छे से, जब कोगुलम हो चुका है, तो यहाँ रेडिस ब्राउन स्कम एक आता है,
तो जितने भी डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं सारे उसमें ट्रैप कर जाते हैं फाइब्रिन में। ये पूरा का पूरा सिंपल सा आपका मैकेनिज्म दे रखा था कैसे ये काम चल रहा है। एक चीज और आपको याद रखना है, क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। इसके बाद हम लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्यों ना दोनों में डिफरेंस देख लें। एक तरफ हम ब्लड की बात कर रहे हैं और एक तरफ लिम्फ की बात कर रहे हैं। ब्लड में आरबीसी है, ठीक है, लिम्फ में आरबीसी नहीं है। ब्लड में प्लेटलेट्स है, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं है। ब्लड में न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है, लिम्फ में न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स ज्यादा है। लिम्फ तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा। क्लॉटिंग टाइम ब्लड में कम होता है और क्लॉटिंग टाइम लिम्फ में ज्यादा लगता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड में ज्यादा है, लिम्फ में CO2 ज्यादा है। सॉल्युबल प्रोटीन ब्लड में ज्यादा है, लिम्फ में इनसॉल्युबल प्रोटीन ज्यादा है। ब्लड में WBC ज्यादा है, लिम्फ में WBC कम है। तो ये चीजें हमने देख लिया। अब चलिए कुछ पॉइंट देख लें एनसीईआरटी की। लिम्फ, लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। जितने भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं तो वो सब मिलकर बनाते हैं टिश्यू फ्लूइड को। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है इसमें अंदर, जनरली फिर वेंस में चले जाते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, इम्यून रिस्पांस में बिल्कुल अच्छा काम है। और लिम्फ बहुत सारे न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को भी कैरी करने का काम करता है। और जितने भी फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो लैक्टियल्स के थ्रू इंटेस्टिनल विलाई में होता है। हमने पहले भी बात की है इसकी डाइजेशन में। अब बात आती है सर्कुलेटरी पाथवे से रिलेटेड। क्या सर्कुलेटरी पाथवे है वो कैसा होता है। दो तरीके के होते हैं सर्कुलेटरी पैटर्न, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन और क्लोज्ड हम देख सकते हैं। तो ओपन किस में है, आर्थ्रोपोड्स में, मलस्क में ओपन होता है, मींस इसमें डायरेक्ट ओपन स्पेस में ही ब्लड की पंपिंग होती है हार्ट से। क्लोज्ड में क्या होगा, एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जिसमें हार्ट का पंपिंग होता है सब जगह। तो बहुत ही एडवांटेजियस है, बहुत ही कंसीडर्ड है क्योंकि प्रिसाइजली रेगुलेटेड है, बहुत अच्छे से इनका काम चल रहा होता है। तो ज्यादा एडवांटेज है क्लोज सर्कुलेशन का। नेक्स्ट हम बात करें किसमें कितना चैम्बर मौजूद होता है ब्लड, तो वो तो सिंपल सा चीज है। जैसे फिश है तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स को, और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं अगर क्रोकोडाइल्स को छोड़ दें तो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में बोल दें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो बिल्कुल। अब जैसे फिशेस की बारी आई तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन चलता है। सिंगल सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, जैसे बॉडी का पार्ट है, बॉडी का पार्ट क्या है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेज दिया। अब हार्ट के पास भेज रहा है तो हार्ट डिऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स के पास भेजेगा, अब गिल्स इसको ऑक्सीजनेट कर बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। तो ये सिंगल सर्कुलेशन ही हुआ ना। तो एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जहां मिक्सिंग चलती है कुछ कुछ ब्लड की, और जो बर्ड और मैमल्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन चलता है। सबसे अच्छा जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। आप तो उसमें जानते हैं जैसे हमारे जो ऑर्गन्स है और यहाँ पे हमारा लंग्स हो गया, ठीक, तो जो ऑर्गन्स में डिऑक्सीनेटेड ब्लड गया वो किस में गया, राइट ऑरिकल में गया। जैसे ये हमारा हार्ट का ये बिल्कुल चैम्बर हो गया जिसमें कि राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले क्या हुआ, राइट ऑरिकल में डिऑक्सीनेटेड ब्लड गया, डिऑक्सीनेटेड ब्लड आरवी में भेजा गया विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, आरवी से भेजा गया लंग्स में भेजा गया। लंग्स को बोला जा रहा ऑक्सीजनेट कर दो भाई, तो लंग्स ने कहा ठीक है मैं ऑक्सीजनेट कर भेज देता हूं एलए को। एलए को कहा गया तुम एलए एलवी को भेज दो विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। एलवी ने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास है क्यों ना पूरे बॉडी ऑर्गन्स को भेज दूं। तो ये चीजें पूरा होता है डबल सर्कुलेशन, 2 बार ब्लड जाती है हार्ट में, तो ये चीज हम पता है हमें। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो सबसे बेहतर है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे में कैसे काम करता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आखिर क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों से मिलकर बना है हमारा ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले बात करेंगे, इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले एक हार्ट मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। ब्लड की बात हम कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स कुछ देर में हम देखेंगे। अब हार्ट के बारे में, हार्ट हमारा एक मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, आप जानते ही हैं। थोरैसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होता है, लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट होता है। अगर एक बंद मुट्ठी है बिल्कुल उस तरह का ये साइज होता है। पेरिकार्डियम इसमें होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं, कुशन की तरह काम करते हैं। 4 चैम्बर इसमें होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब देखिए, जैसा आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जैसे 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारा नीचे का वेंट्रिकल्स, ये ऊपर का वेंट्रिकल्स। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बोल दो, बीच की जो दीवार है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, बोल दो सर। इसके आगे अब आप देखिए, जैसे मानो कि 2 एट्रिया है, तो 2 एट्रिया के बीच के वॉल को क्या बोल सकते हैं, इंटरऑरिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। और जैसे ये दोनों है, दोनों के बीच के सेप्टम को क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑरिकुलो। जैसे एक तो हो गया एट्रियो बोल सकते हैं, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये ठीक होता है, फाइब्रस होता है। यहाँ पर उसके ही फीचर यहाँ पर लिखे हुए हैं।
अब मैं वाल्व की बात करूं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमीलूनर वाल्व की, मैंने क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में आपको एक सिंपल सा चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने लिख रखे हैं कौन सा वाल्व कहां पे प्रेजेंट होता है। अब ये वाल्व है, पूछा गया था आपसे नीट 2018 में ही कौन से वाल्व कहां मौजूद होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल सी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो कहां मौजूद होंगे, पहले ये हमें जानना है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व आपके मौजूद होंगे यहाँ पे, जैसे यहां है तो यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड होगा, फिर यहाँ पे आपका बाइकस्पिड होगा वाल्व, ये जनरली आपके मौजूद होते हैं। इसके बाद सेमिलूनर वाल्व्स की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के पास ये होते हैं सेमिलूनर वाल्व्स। अब वाल्व्स का काम क्या है कि बैक फ्लो ना हो पाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए, इसलिए बेहतरीन ढंग से ये काम करता है। अब जो हमारा हार्ट है इसमें कार्डियक मसल्स, अच्छा एक खास बात है ना, हमारे हार्ट में तीनों तरह के मसल्स होते हैं, चार तरह के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर भी होता है और न्यूरल टिश्यू भी इसमें मौजूद होता है। तो इसकी कंडक्शन पाथवे की बात करेंगे, एक नोडल टिश्यू होता है, कैसे इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। सबसे पहले एसे नोड, एसे नोड से कहां गया, एवी नोड में, एवी नोड से कहां गया, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से कहां गया, परकंजे फाइबर्स में, ये चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा जो हार्ट होता है एक्सटर्नल स्टिमुली की इसको जरूरत नहीं है, खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के काम करता है, ऑटो एक्साइटेबल ये बिल्कुल होता है। और ये जनरली मिनट्स वेरी करते हैं, जैसे ऐसे नोड है वो 70 से 75 पर मिनट, ये जनरली पेस मेकर इसको बोला जाता है, इंपल्स पर मिनट ये ट्रांसफर करता है। वहीं अगर एवी नोड की बात करें तो 40 इंपल्स पर मिनट, परकेंजे फाइबर्स की बात करें तो 20 इंपल्स पर मिनट। तो जैसे जैसे ट्रांसफर आगे होता जा रहा है ये नंबर बिल्कुल कम होता जा रहा है। आप दोनों का लोकेशन याद करेंगे, ऐसे नोड का और एवी नोड का। ऐसे नोड कहां है तो राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर में मौजूद होता है, और एवी नोड कहां है तो राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही है, पेसमेकर इसको बोलते हैं, 70 से 75 टाइम पर मिनट इनकी बीट होती है। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो ये क्या होता है कार्डियक साइकिल, तो जो भी सीरियल वाइज चेंजेस हमारे हार्ट में चल रहे हैं हार्ट बीट में, तो उसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का पहले टाइम ड्यूरेशन हम देखें, लगभग 0.8 सेकंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। कार्डियक साइकिल में 2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस काफी अच्छा होता है। एक पहला साउंड है जिसे लब बोला जाता है और दूसरे साउंड को डब बोला जाता है। ये लब डब 2 साउंड है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कहां पे कौन सी चीजें क्लोज हुई हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल स्टेप्स जो होते हैं 4 होते हैं। पहला ये जो स्टेप है आपका एट्रियल डायस्टॉल है, जो कि 0.7 सेकंड तक चलता है। एट्रियल डायस्टॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एट्रिया रिलैक्स के कंडीशन में आ जाता है। जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड को रिसीव करेगा पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से ये रिसीव करेगा। तो ये चीजें एट्रियल डायस्टॉल में होती हैं 0.7 सेकंड के लिए। इसके बाद बारी आती है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल की। तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में क्या होगा, ये 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है। जितनी चीजें हैं ना सबको मैं आपको बता रहा हूं, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल 0.5 सेकंड के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं तो वेंट्रिकल्स बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं। इससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे सेमिलूनर वाल्व्स भी बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं और एवी वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। 72 से 75% जो ब्लड होता है वो पैसिवली फ्लो करने लगता है वेंट्रिकल्स में। ये बातें थी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बारे में। इसके बाद हम देख रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, जैसा कि दे रखा है आपको एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है। तो आपको पता चल गया होगा एट्रियल डायस्टॉल तो 0.7 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, तो टोटल आ गए 0.8 सेकंड बिल्कुल। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे नोड जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो इससे क्या होंगे, एट्रिया दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे साइमल्टेनियसली। तो 25 से 30% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में पंप होने लगेगा। अब बात आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, सबसे लास्ट 0.3 सेकंड तक होता है। सिस्टोल है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स मसल्स जो हैं। तो इससे वेंट्रिकल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इससे होंगे क्या, एवी वाल्व जो है वो क्लोज कर जाएंगे और सेमिलूनर वाल्व्स ओपन। ओपन जरूरी है ना, तभी तो पंपिंग चलेगी। तो ब्लड फिर पंप कर दिए जाते हैं एरोटा में। अब बात आती है ज्वाइंट डायस्टॉल होते क्या है आखिर। तो जब भी जो हमारा हार्ट है जो चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उनको बोला जाता है कि ज्वाइंट डायस्टॉल है, ठीक है। तो ये 0.4 सेकंड का होता है। इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं, सेमिलूनर वाल्व क्लोज होते हैं और एवी वाल्व ओपन होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। तो आगे हम बात करें इसमें जो और चीजें दे रखी हैं,
कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल तो आपको बता ही रखा है मैंने, जो कि सिक्वेंशनल इवेंट्स जो भी हार्ट में चल रहे हैं रिपीटेड हार्ट बीट पे, उसको बोला जा रहा है। अब ड्यूरेशन आपने 0.8 सेकंड देख ही लिया था। अब बात आती है स्ट्रोक वॉल्यूम की। क्या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो हर एक वेंट्रिकल है 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, आप ये वैल्यू याद रखेंगे। जो भी ब्लड की पंपिंग चल रही है हर एक वेंट्रिकल से एक हार्ट बीट में, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। इसके बाद आती है कार्डियक आउटपुट की बारी। तो जो भी ब्लड का वॉल्यूम है जो हर एक वेंट्रिकल में पंप किया जा रहा है पर मिनट, इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। अगर कैलकुलेशन करते हो आप कार्डियक आउटपुट का, अगर कैलकुलेशन करो तो डायरेक्ट जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है उसमें हार्ट बीट को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 70 इंटू 72 तो लगभग अप्रोक्सीमेट 5000 ml आता है, तो लगभग 5 लीटर आप मानकर चलो। तो कार्डियक आउटपुट टोटल कितनी हो गई, 5 लीटर। सबको अलग अलग मिलेगा, हार्ट को 7%, लंग्स को 9% और बॉडी को 84%, ये चीजें मिलती हैं। अब देखो कार्डियक आउटपुट है तो एथलीट का तो ज्यादा होगा, बिल्कुल एथलीट का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए उसने बढ़ाया है हार्ट बीट को, ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा होगा किसी भी एथलीट में। अब बात आती है रेस्ट स्टेज की। आपसे पूछा जाएगा रेस्ट स्टेज में कौन सा बॉडी का ऑर्गन सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव करने के काम करता है, तो वो है किडनी, लगभग 20 से 25%। स्टेथोस्कोप से हमने देखा ही था लब है, तो लब कब प्रोड्यूस होता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि फर्स्ट साउंड है। डब, डब क्या है, सेकंड हार्ट साउंड है। तो डब सेमिलुनर वाल्व जो होते हैं जब वो क्लोज करेंगे तब जाके डब साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, अच्छा खासा है। अब इसके बाद आती है बारी ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी क्या होता है, आपने सुना होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसा टीवी सीरियल्स में साउंड आती है ना, पिप 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 पी, इस तरह साउंड आती है। तो इसमें क्या होता है, आदमी कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो ईसीजी क्या हुआ, ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की चल रही है कार्डियक साइकिल के दौरान वो चीजें इसमें होती हैं। अगर हमें एक स्टैंडर्ड ईसीजी देखना है तो देखिए इस डायग्राम में क्वेश्चंस इतने पूछे गए हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 10 सालों में 5 साल यहां से क्वेश्चन बने हैं, चाहे एम्स की बात करूं या नीट की बात करूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे PQRST का पूछा जाता है, कहां पे क्या चीजें चल रही हैं। चलिए मैं बताता हूं पहले पेशेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड को लगाया जाता है, एक एक रिस्ट में एक एक लीड को और एक लेफ्ट एंकल में ये चीजें लगाई जाती है। अगर हमें और भी डिटेल्ड इवैल्यूएशन चाहिए हार्ट के फंक्शन का तो मल्टीपल लीड्स अटैच किए जाते हैं चेस्ट के रीजन में। एक स्टैंडर्ड ईसीजी की हम बात कर रहे हैं, यहां जो डायग्राम में दे रखा है, तो इसमें सबका मतलब क्या होता है, पी से लेकर टी तक इसके वैल्यू होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पी का जो वेव है, जो पी वेव है, वो एक्साइटेशन को डिनोट कर रहा है, डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन का मतलब हम कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे, एट्रिया का यहां पर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, दोनों एट्रिया का। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्यूआरएस, जो क्यूआरएस है उसका काम क्या है, यहां वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन हो रहा है, यहां से हार्ट बीट रेट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जो बिगिनिंग होती है ना क्यूआरएस की, वो सिस्टोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टी वेव की। ये जब सिस्टोल एंड हो रहा होता है, डेट इज टी, ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हुआ। इसमें सिग्निफिकेंस तो काफी अच्छा है इसका, क्यूआरएस से मैंने आपको बताया हार्ट बीट की काउंटिंग की जा सकती है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। अगर कोई भी डेविएशन अगर हमें देखने को मिल रहा है ईसीजी में तो हम समझ सकते हैं कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई डिजीज उसमें है। ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। हमने देख लिया, आपको बताया था मैंने डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड वेसल्स इसमें डबल सर्कुलेशन में बिल्कुल मौजूद है। इनमें 3 चीजें होती हैं, 3 लेयर्स। ट्यूनिका इंटीमा इसमें मौजूद होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है और ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। सबसे अंदर का लेयर जो है ट्यूनिका इंटीमा है, बीच का लेयर ये मीडिया है और बाहर का लेयर एक्सटर्ना है। ये 3 लेयर इसमें मौजूद होते हैं। जो सबसे अंदर का लेयर है उसमें स्क्वैमस एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है और जो मिडिल का है उसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं। और जो सबसे बाहर का है उसमें एक्सटर्नल कोलेजन फाइबर और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू उसमें मौजूद होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। ट्यूनिका मीडिया उसमें कंपैरेटिवली थीन होता है एज कंपेयर टू वेंस की बात करें, ये मैंने आपको बता रखा है। आप सिर्फ इसमें 2 चीजें जानेंगे, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो लंग्स के पास गया था दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या O2 का जो ट्रांसफर चल रहा है और CO2 को वहां से लाने का काम कर रहा है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये 3 चीजें हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर के पास जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वैन, और लीवर से जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हम करेंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें आपको और चीजें जो जाननी है, यूनिक वैस्कुलर सिस्टम है ही ये हमारे पास।
आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को कैरी कर रहा है इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से कहां भेज रहा है, वो लीवर के पास ये भेजने का काम कर रहा है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने देखा तो इंटेस्टाइन ही तो है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, ये पिछले लेसन में भी हमने बात किया है इसके बारे में। अब रेगुलेशन देख रहे हैं हम कार्डियक एक्टिविटी की, कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट हो रही है, ये भी काफी खास है हमारे लिए रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी का। तो सबसे पहले जो कार्डियक सेंटर होता है ना, तो कार्डियक सेंटर कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगाटा, रेगुलेट कर रहा है। एएनएस भी काफी अच्छा काम है। हम जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, वो ऑटो रेगुलेटेड होता है, नोडल टिश्यूज होते हैं ऐसे नोड वगैरह। इसमें दो चीजें होती हैं एएनएस में, एक तो सिंपैथेटिक नर्व होते हैं जो किसी चीज को बढ़ाने के काम आएगा, नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक जो किसी को डिक्रीज करने के काम आएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे एआईपीएमटी 2014 में, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये क्या काम करेंगे, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आपसे पूछा गया है ये दोनों चीज। कुछ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन वगैरह, या थायरोक्सिन की भी बात करें जो हार्ट रेट को इंक्रीज करने के काम आते हैं, तो इससे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। इतना चीज क्लियर है आपका। अब लास्ट बात करेंगे हम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या वो डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या आप समझते हैं ब्लड प्रेशर से, तो जो भी ब्लड है अपने आर्टरी के वॉल पे जो भी प्रेशर लगा रहा है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल अगर बीपी की बात करें तो 120/80 होता है, 120/80। जो 120 है दैट सिस्टोलिक प्रेशर, जो पंपिंग प्रेशर है, और अनदर इज डायस्टोलिक प्रेशर 80 जो कि रेस्टिंग प्रेशर है। देखिए ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एक मेजर करने के लिए आता है जिसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। कोई ओल्ड पर्सन है तो ओल्ड पर्सन में बीपी ज्यादा होगा क्योंकि इलास्टिसिटी उसमें रिड्यूस हो चुकी है। हाई बीपी है तो 140/90 के केस में हाई बीपी माना जाता है, और लो बीपी 110/70 के केस में, या उससे भी अगर कम हो तो। अगर हाई बीपी है तो हाइपरटेंशन, लो बीपी है तो हाइपोटेंशन। कंटिन्यू अगर हाई बीपी अगर है ना तो हाइपरटेंशन डिजीज हो जाएगा आपको, इसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी सारे अफेक्ट हो जाएंगे। हार्ट डिजीजेस कितने हो जाते हैं खतरनाक। तो इसलिए मैं बोलता हूं डेली की डेली एक्सरसाइज किया कीजिए, चाहे 1 घंटे अपने बॉडी के लिए निकाला कीजिए, क्योंकि अगर पैसे आप कमा लोगे बहुत तो कब यूज करोगे, पूरी बीमारियां पड़ी हैं, डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हो आप, तो इससे अच्छा डेली 1 घंटे एक्सरसाइज किया करो अपने बॉडी के लिए, बॉडी पे टाइम दिया करो। इसके बाद आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कैट के बारे में। इसके अंदर जो आती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज जो होते हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाते हैं, फैट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यूज का, इसमें ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स के पास बहुत ही कम हो जाते हैं, कहें तो रिड्यूस बहुत या स्टॉप हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं एंजिना पेक्टोरिस की, जिसको मायोकार्डियल इस्चेमिया बोलते हैं, जिसमें ल्यूमेन नैरो हो जाते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, कभी कभी हार्ट मसल्स जो होते हैं उनमें बहुत ही पेन होने लगता है। किसी भी एज में ये हो सकता है मेन और वीमेन को, लेकिन ज्यादातर ये मिडिल एज में देखा गया और एल्डर जो होते हैं उनमें देखा गया। ब्लड फ्लो बहुत ही अफेक्ट हो जाता है, इसमें वीक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं ना बहुत ही वीक हो जाते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं, बहुत तड़प तड़प कर लोग मरते हैं इसमें। ब्लड सप्लाई बिल्कुल कार्डियक टिश्यू को कम हो जाता है, और इनफ ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं मिल रहा है ना हार्ट मसल्स को। इसके बाद आती है हार्ट फेलियर की बारी। हार्ट फेलियर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सिम्टम क्या है, लंग्स में कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हार्ट का वैसा स्टेट है जिसमें हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, क्योंकि बॉडी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर हो चुका। नेक्स्ट बात आती है कार्डियक अरेस्ट के बारे में। इसमें हार्ट, दिल धड़कना बंद कर दिया हार्ट, इसमें कार्डियक अरेस्ट में। नेक्स्ट आता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं, एमआई बोलते हैं इसको। इसमें आर्टरीज ब्लॉक कर जाते हैं, सडन डैमेज होता है हार्ट मसल्स को, उन्हें ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है, कार्डियक टिश्यू मर जाते हैं। इसके बारे में हमने बात किया था हार्ट फेलियर के बारे में। अब ये हमारा समरी दे रखा है, आप समरी पढ़ेंगे। समरी के बाद ये मैच कॉलम है हमारा, एक ये क्वेश्चन देख लें। जैसे कि सबसे नीचे से चलते हैं, ये हमारा सिस्टोल पार्ट है, तो क्या होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इसमें ई पार्ट हो गया। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, आप खुद ही बताओ, कोगुलेशन की काम करेगा ना, तो ये प्लेटलेट्स हो गया। नेक्स्ट है एबी ग्रुप, तो एबी ग्रुप क्या काम करेगा, इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, तो इसमें सी पार्ट आ गया। नेक्स्ट है आरबीसी, तो आरबीसी क्या करेगा, गैस का ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। इशोनोफिल क्या है, तो इन्फेक्शन को रेसिस्ट करेगा।
तो ये हम पूरी की पूरी चैप्टर एक कवर कर चुके हैं, हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आप इसका क्रैश कोर्स लिंक भी मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी पार्ट इसका आप देख लेंगे। बहुत ही बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस